हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना दोस्त अरविंद आपका अरविंद सर की जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जनन स्वास्थ्य पे। और इससे पहले हम लोगों ने मानव जनन पे पूरी चर्चा कर ली है। हम लोगों ने नर जनन तंत्र को अच्छे से पढ़ लिया है और मादा जनन तंत्र को अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज उसी पर आधारित ये टॉपिक है, जनन स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है जनन स्वास्थ्य, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो हैं वो समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, किसे कहते हैं जनन स्वास्थ्य। तो देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक परिभाषा दी गई है जनन स्वास्थ्य की, जिस पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक। हाँ दोस्तों, तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, उसी व्यक्ति का जनन स्वास्थ्य के लायक माना जाता है। दोस्तों, कौन सा व्यक्ति जनन स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ है, तो वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वह जनन स्वास्थ्य के लायक माना जाता है। और यह परिभाषा किसकी है दोस्तों, WHO की दी हुई परिभाषा है। ये WHO ने इसे परिभाषित किया है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है वह व्यक्ति स्वस्थ जनन करने के लायक है। अब कैसे भाई, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का शरीर में विकार नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का शरीर में विकार है तो आप स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक विकार, आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, आप किसी प्रकार के दिवालिया या पागल ना हो, तो ये सारी चीजें ना होनी चाहिए। उसके बाद व्यवहारिक रूप से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ। पता चला कि आपका व्यवहार दूसरे से खराब है, किसी से और से कुछ और बात हो रही है, किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा, तो ये सारी चीजें भी व्यवहारिक में आती हैं दोस्तों। अगर आपका व्यवहार, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आपकी सारी चीजें हैं, तो दोस्तों आपसे किसी से मतभेद है या नहीं बन पाती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में किसी से ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके अंदर हैं दोस्तों, तो आप इसका मतलब व्यवहारिक रूप से भी क्या है दोस्तों, अस्वस्थ माने जाएंगे। और चौथा है दोस्तों सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति कुरीतियों में फंसा रहता है, कि व्यक्ति जैसे होता है ना, कि जैसे कोई कहेगा कि भाई हम उनके घर का नहीं खाएंगे, हम शादी बाहर का शादी वगैरह में खाने के लिए नहीं जाएंगे, या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सामाजिक रूप से मनुष्य समाज से कटता रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिमाग में ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो समाज से दूर भाग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से क्या होगा दोस्तों, अस्वस्थ माना जाएगा, और ऐसे मनुष्य जनन स्वास्थ्य के लायक बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो जनन स्वास्थ्य दोस्तों किन परिस्थितियों को माना जाएगा दोस्तों, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है तो वह व्यक्ति जनन स्वास्थ्य के लायक माना जाएगा। और ये परिभाषा WHO ने दी है। WHO क्या होता है दोस्तों, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य की देखभाल करने का जिम्मा इसी WHO को दिया गया है दोस्तों। पूरे विश्व में कौन सी महामारी फैली है, पूरे विश्व में कौन सी बीमारियां फैली हैं या फैलने वाली हैं, तो उन पे सारा कार्य WHO करता है। किस बीमारी को महामारी घोषित करना है, किस बीमारी को विश्व स्तर पर घोषित करना है, क्या करना है और कहां पर कितने स्वास्थ्य पर क्या आंकड़े आने हैं, ये सारी जानकारी दोस्तों WHO देता है। WHO यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है दोस्तों, पहले इसे संयुक्त राष्ट्र के रूप में गठित किया गया था 1920 में। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब UN का गठन किया गया था, संयुक्त राष्ट्र गठन किया गया था UN का, संयुक्त राष्ट्र का, सॉरी राष्ट्र संघ का दोस्तों, राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 1920 में दोस्तों। राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 1920 में। क्यों किया गया था दोस्तों, क्योंकि उस समय दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों पूरे विश्व में अशांति का माहौल फैल गया था। भारत में बहुत से लोग मारे गए थे, विदेशों में बहुत से लोग मारे गए थे, जर्मनी में बहुत से लोग मारे गए थे, ब्रिटेन के बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत सारी जनसंख्या, लगभग करोड़ों में जनसंख्या मारी गई थी। और इसी चीजों को देखते हुए कि ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जो पूरे विश्व में
शांति स्थापित कर सके, तो पूरे विश्व की देखभाल कर सके, बीच बराव कर सके एक दूसरे के बीच में, तो ऐसी संस्था को स्थापित किया गया था दोस्तों 1920 में। इसे राष्ट्र संघ कहा गया था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इसके लगभग 25 साल के बाद, या आप कह सकते हो 22-23 साल, हाँ 20 साल के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के इसकी रूपरेखा तैयार होती है और 1945 तक जाती है दोस्तों। और इसी 1945 में दोस्तों आप जानते भी होंगे कि हिरोशिमा नागासाकी जापान के क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों पर अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका असर, जिसका रेडिएशन दोस्तों आज भी वहां पर देखने को मिलता है। वहां पे रेडिएशन की वजह से, परमाणु बम का जो रेडिएशन होता है दोस्तों, उसकी वजह से आज भी वहां पर लूले लंगड़े लोग या बिन अंगों के लोग पैदा हो रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है कि तो किसी का पैर नहीं है, तो ऐसे लोग वहां पर पैदा हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सारी चीजों को रोकने के लिए ही राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, असफल हो गया। तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, 50 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने मिलकर दोस्तों, 50 देशों ने मिलकर, 50 देशों ने मिलकर दोस्तों ये जो संस्था जो बनी थी राष्ट्र संघ, इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, इसी का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया। कब दोस्तों किया है ये घटना, तो ये हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। तो दोस्तों राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी कि पूरे विश्व में शांति को फैलाया जा सके। लेकिन दोस्तों ये अपने प्रयास में सफल ना रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो इसका नाम चेंज करके 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया और इन 50 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसका मुख्यालय अमेरिका में है और इसी की संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं इसकी आज जो पूरे विश्व में कार्यरत हैं। और इसका काम क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरे विश्व की देखभाल करना। किसी देश में गरीबी है तो वहां पर जाके मदद करना, किसी देश में भूखमरी है तो वहां पे अन्न पहुंचाना, किसी देश में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ रही हैं तो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना। ऐसे करके दोस्तों इसने क्या किया, अपने बहुत सारी संस्थाएं बना रखी हैं। तो उन्हीं में से एक संस्था हमारी WHO भी है दोस्तों। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ को लगा कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी कुछ संस्था बननी चाहिए, तब इसने संयुक्त WHO की स्थापना की 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। समझ गए होंगे आप लोग हमारी बातों को। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों तो WHO का काम क्या होता है, पूरे विश्व में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना, हेल्थ पे कार्य करना, ये WHO का होता है। और ये जो परिभाषा मैंने बताई है जन स्वास्थ्य की, ये परिभाषा WHO की हुई है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पे। देखिए अब जनन स्वास्थ्य पे क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी कार्य योजना बनाई गई कि जनन स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया जा सके, मजबूत किया जा सके। अब उन पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जनन स्वास्थ्य समस्याएं, पहले हम जानते हैं कि जनन स्वास्थ्य की कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन वजह से जनन स्वास्थ्य उत्पन्न हुआ है हमारे देश में, क्यों लोग जागरूक नहीं हो पाए, ऐसा क्या कारण है कि जनन स्वास्थ्य खराब होता चला गया, जिसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ी। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा कारण है दोस्तों अशिक्षा, एजुकेशन। दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है आज हमारे सरकार, आज मैं किसी सरकार के विपक्ष में नहीं हूं और ना ही मैं किसी सरकार के पक्ष में हूं, मैं दोस्तों आप लोग के साथ में हूं। तो मैं शिक्षा पे बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आज बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत जैसा देश, जहां पर आज जो जनसंख्या है लगभग 142 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई है दोस्तों, और यहाँ पे जो शिक्षा है दोस्तों इसे और बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों तक शिक्षा पहुंचे और लोग जागरूक हों हर चीज के बारे में। तो वही ऐसे दोस्तों ऐसे बड़े देश में शिक्षा पर सेकंड हाईएस्ट GST लगाई गई है दोस्तों। 18% GST दोस्तों एजुकेशन पे लगाई गई है। अब सोचिए दोस्तों कि एजुकेशन पे 18% GST लगाई गई है, कैसे लोगों को शिक्षा मिलेगी। आम लोग तो जो गरीब घर के बच्चे को शिक्षा कहां ग्रहण कर पाएंगे। तो विचार कीजिएगा दोस्तों हम लोग भी कि एजुकेशन पे 18% GST बहुत होता है। सेकंड हाईएस्ट GST एजुकेशन पे लगाया है सरकार ने, जो इनको ये नहीं करना चाहिए। जापान जैसा देश, जो इतना छोटा देश है, उसके एक स्टेशन पे एक लड़की आती है दोस्तों और रोज ट्रेन वहां से जाती थी
और उस ट्रेन से होकर वो सिर्फ अपना बीए कंप्लीट कर रही थी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए जाती थी। और वो जहां से वो जाती थी जिस स्टेशन से, उस स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति नहीं आता था ट्रेन पर चढ़ने के लिए दोस्तों। तो वहां पे जो स्टेशन था वहां पे लगभग 100 कर्मचारी कार्यरत थे और उनका खर्चा उठाना जापान सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन जब जापान सरकार को ये पता चला कि वहां पर से एक लड़की अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए रोड ट्रेन से चढ़कर जाती है, तो जापान सरकार ने दोस्तों पता है क्या किया? जापान सरकार ने उसकी शिक्षा के लिए, एक लड़की की शिक्षा के लिए ये छूट प्रदान की कि तब तक उस स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा जब तक उस लड़की का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये है देश जो शिक्षा व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं आगे। इसीलिए आज वो देश जो 2004 के सुनामी में नष्ट हो गया था, आज वो देश एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हुआ दोस्तों। आज उससे हम लोग 100 साल पीछे। क्यों पीछे हैं? एजुकेशन की वजह से। पहले हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था दोस्तों, लोग विदेशों से बाहर भारत में पढ़ने आते थे, और आज दोस्तों ये कंडीशन है कि लोग भारत से विदेशों में पढ़ने जाते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की दोस्तों। तो शिक्षा व्यवस्था को पहले अंग्रेजों ने खत्म किया और अब चंद सरकार खत्म कर रही है। इन्हें ये चाहिए, अगर मेरी सरकार से, अगर मैं अपनी तरफ से मैं उनसे कहूं कि बिल्कुल शिक्षा को एकदम फ्री कर देना चाहिए। अगर आप फ्री नहीं कर सकते तो ये जीएसटी जो 18% का आपने लगा रखा है, बिल्कुल ही हटा दीजिए और शिक्षा पे अच्छे से काम किया जाए। शिक्षा पे बजट बढ़ना चाहिए, शिक्षा बजट घट रहा है, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आने वाले समय में देश फिर से गुलामी झेलेगा। अंग्रेजों ने भी यही किया था, शिक्षा व्यवस्था हमारी कमजोर की और हमको गुलाम बनाया। तो दोस्तों ऐसी नौबत ना आए तो आप लोग खुद जागरूक हों शिक्षा के प्रति। शिक्षा आपको नहीं मिल रही, शिक्षा आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। आप शिक्षा को मांगिए, आप शिक्षा को छीनिए। अगर अधिकार मानने से ना मिले तो आप छीनिए उसको। एक टाइम अपने बच्चों को खाना मत खिलाइए, लेकिन उनको शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा से ही भविष्य है दोस्तों। एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास का आदमी होता है, उसकी जो शिक्षा होती है समझ लीजिए लाठी के बराबर होती है। एक जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसका सहारा लाठी होती है, उसी प्रकार आज हमारे युवाओं के लिए जो सहारा है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा उनके पास रहेगी तो वो बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे दोस्तों, और कर भी रहे हैं। जिनके पास शिक्षा है, जो एजुकेशन में बढ़ रहे हैं आगे, वह बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इस वजह से आज हमारे भारत की जो ख्याति है पूरे विश्व स्तर पर गिनी जा रही है दोस्तों। ये मैं अपने युवाओं की मैं बड़ाई कर रहा हूं दोस्तों, उनकी वजह से देश हमारा बढ़ रहा है। और अगर इन्हीं युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तभी आगे काम चलेगा। जैसे एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं दोस्तों, टॉपिक जरूरी है आपसे बात करना इस पे। देखिए दोस्तों, हमारे देश में, जैसे भी मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी वजह से मैं इतने लोगों को बेरोजगार नहीं दे सकता। ये गलत है। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई कि जितने हाथ हैं तो काम तो और ज्यादा होना चाहिए ना। आप संसाधन को बढ़ाइए, आप जनसंख्या को आप मोटिव ना बनाइए कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रोजगार की कमी है दोस्तों। तो आप लोग शिक्षित जरूर होइए, शिक्षा जरूर ग्रहण करिए। और जितने माता पिता हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को एक टाइम खाना जरूर मत खिलाइए, लेकिन शिक्षा उनको जरूर दीजिए दोस्तों। चलिए आइए चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, तो अशिक्षा पे ही बात हो रही थी। तो अशिक्षा के कारण दोस्तों हमारे देश में जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। लोग जागरूक ही, लोगों को पता ही नहीं है कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। लोग बात करने में डरते हैं जनन स्वास्थ्य के प्रति। तो इसी वजह से देश में जनन स्वास्थ्य की समस्याएं उभरती हुई सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो अशिक्षा की वजह से दोस्तों अज्ञानता, भाई अज्ञानता क्या, ज्ञान ही नहीं होगा आपको जनन स्वास्थ्य के प्रति तो अज्ञानता तो रहेगी ही। बाल विवाह बहुत बड़ी रूढ़िवादिता थी। इसे खत्म करने के लिए केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ऐसे बहुत से हमारे समाज के योद्धा थे जिन्होंने बहुत प्रयास किया और खत्म भी किया इसको काफी हद तक। तो आज हमारे समाज में बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब कुछ हद तक इस समस्या से निजात पाया जा चुका है। आपसे बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं जो बाल विवाह नहीं करवाते अपने बच्चों के। नहीं, पहले बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, और जो जनन का जो स्वास्थ्य है उसके प्रति एक कुटहरा घात थी बाल विवाह। छोटे से उम्र में किसी बच्ची का आप विवाह कर देते हैं, उसे
सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पता ही नहीं, वो ना मेंटली रूप से तैयार है ना ही शारीरिक रूप से तैयार है, और उसका विवाह कर दिया जाता है और 12 साल 15 साल की एज में वो माँ बन जाती है। जिस समय उसको खेलने की उम्र उसकी होती है उस समय वो बच्चा संभाल रही होती है। तो ऐसी इस कंडीशन में वो कैसे जरा अपने जनरल स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक होंगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी बाल विवाह, जिसे अब काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। तो अब तो बाल विवाह पे कानून बना दिया गया है कि बाल विवाह आप नहीं कर सकते। अब तो बाल विवाह की एज भी बढ़ा दी गई है। एज अब क्या कर दी गई है, अभी तक लड़का और लड़की की जो एज थी 18 से 21 थी। लड़की 18 साल में शादी होगी और लड़के की 21 साल में शादी आप कर सकते, उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो ये कानूनन जुर्म माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने इससे बहुत अच्छा काम किया है कि लड़का और लड़की दोनों की आयु को बढ़ा दिया गया है। फिर से शादी की लड़की की जो एज है बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है और लड़के की जो एज है 21 साल से बढ़ाकर 24 साल कर दी गई है। तो ये अच्छा काम है सरकार की तरफ से, सराहनीय है। उसके बाद जनन अंगों की जानकारी में कमी। दोस्तों जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आपको जनन अंगों के बारे में क्या पता होगा कि मानव जनन अंग में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन चीजों में खराबी कब आ सकती है, किसकी वजह से, हमें जानकारी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि अशिक्षा है। उसके बाद दोस्तों रूढ़िवादिता, ये भारत में आज भी प्रचलित है, पहले भी प्रचलित थी। रूढ़िवादिता अंधविश्वास को जन्म देती है दोस्तों, और आज हमारे भारत में चंद ऐसे महागुरु बैठे हुए हैं जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास फैलाने में पड़े हुए हैं और उनका शिकार एक आम आदमी हो जाता है। पता ही नहीं क्योंकि भैया शिक्षा भी है। रूढ़िवादिता ये हमारे समाज का सबसे प्रचलित अंग माना जाता है। रूढ़िवादिता बहुत फैली हुई है और उसी रूढ़िवादिता में है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या और नर शिशु का महत्व। तो दोस्तों बहुत से ऐसे आज भी हैं, आज भी ऐसे लोगों में मैं देखा जा सकता है। अभी अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो चाहते हैं कि उनका वंश सिर्फ बेटे ही बढ़ा सकते हैं, बेटियां नहीं। ये उनको लगता है ऐसा। आप अपनी बेटी को बेटा बनाकर रखें, वो भी आपके वंश को बढ़ाएगी, वो आपके वंश को भी बढ़ाएगी, मतलब आपका जो है आपका नाम भी आगे चलाएगी और किसी अदर घर के भी जाकर वो क्या करेगी, रोशन करेगी। तो ये लड़का लड़की जो भेदभाव होता है जिसकी वजह से भ्रूण हत्याएं होती हैं, फिर लोग लड़का की चाह में लड़की की भ्रूणी अवस्था में ही क्या करते हैं दोस्तों, उनको गर्भपात करवा देते हैं। तो ऐसी घटना जो हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। वो भी किसकी वजह से दोस्तों, रूढ़िवादिता की वजह से, कि जो लड़के हैं वही सिर्फ वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि वंश तो लड़कियां आगे बढ़ाती हैं, मां तो लड़कियां बनती हैं। उसके बाद दोस्तों जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें जनन स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। अगर जैसे उनको दिया भी जाए तब भी वो उन सब चीजों से ये कहकर भागते हैं कि ये मतलब जैसे कैसे बोल सकते हो मैम कि समाज में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, गंदी बातें होती है, बहुत सारी चीजें हैं समाज में, आपने भी सुनी होगी। तो जैसे है जनन अंगों के प्रति अरुचि। जनन अंग वजाइना हो गया, शिशन हो गया, या सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया, या सेक्स हो गया, इन सब पे अगर आज आप किसी के सामने आप गांव में जाकर बात करेंगे तो वहां के लोग आपको लाठी लेके दौड़ा लेंगे। कौन बुढ़ौना के सामने, आज भी गांव के बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनके सामने अगर आप सेक्स की बात करेंगे तो कहो आपको लठिया दे, उनकी नॉलेज नहीं है दोस्तों। उनको लगता है कि सेक्स बहुत बड़ा, बोल दिया तो बहुत बड़ा पाप हो गया, कि गाँव में लाइन लगाए रहते हैं, 8-10 लड़का होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन सेक्स की बात उनके सामने कोई लड़का ना करे। ये सारी चीजें होती हैं समाज में। तो इसी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जनन अंगों के प्रति किसी को जागरूकता नहीं। मान लीजिए किसी का जागरूक कुछ जानना भी है तो वो किससे पूछे भाई, जिससे पूछने जाएगा वो इसे गलत मानेगा और इन्हीं सब चीजों को करने की वजह से वह व्यक्ति जनन अंगों के प्रति जागरूकता नहीं रख पाता है। जनन रोगों के प्रति, भाई जब जनन अंगों के बारे में ही नहीं पता हमको तो जनन से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनके बारे में भी हमको पता नहीं हो पाएगा। रुचि दिखाते हैं लोग। संतान उत्पत्ति, लोग संतान उत्पत्ति को पहले मानते थे सब भगवान की देन है, भगवान की देन है, शादी तुम किए हो देन भगवान की है, शादी तुम किए हो और देन भगवान की, मतलब सब कर तुम रहे हो और बदनाम भगवान को कर रहे हो। तो कहते थे भगवान की देन है और संतान पे उत्पत्ति लाइन लगा देते थे 4, 5, 6, जिसकी वजह से जो मादा होती थी उसके जनन स्वास्थ्य पर गहरा आघात होता था। तो दोस्तों जागरूक होइए आप लोग
और जनन स्वास्थ्य के प्रति जानकारी रखिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके घर वाले भी सुरक्षित रहें और आपकी बहन, माँ, जो आपकी वाइफ हैं, वो सब भी सुरक्षित रहें। सगर्भता, प्रेगनेंसी, लगातार प्रेगनेंसी, एक बच्चा हुआ 9 महीने 10 महीने का हुआ फिर प्रेगनेंसी, तो दोस्तों ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई शिक्षा ही नहीं है, सबसे पहली बात यही नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें तो नॉर्मल। मादा आर्थव चक्र, दोस्तों मादा आर्थव चक्र का मतलब है पीरियड, मंथली चक्र जिसे बोलते हैं। तो आजकल समाज में इसके प्रति भी बहुत कम जागरूकता है दोस्तों। पीरियड्स की बातें अगर आप किसी के सामने करते हैं तो लोग कहेंगे कि देखिए कैसी बातें कर रहा है। तो दोस्तों ये तो एक प्रकृति का एक रूप है, आपके शरीर में ये नेचुरल होता है, तो इसमें आप किसी के सामने बोलने से, कहने से शर्माइए नहीं। आपकी जो प्रॉब्लम है बताइए, अपनी माँ को बताइए, डॉक्टर को बताइए, अपने घर में बताइए, किसी जो भी इसको, जब भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। और लड़कों का भी ये फर्ज बनता है कि लड़की को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट करें। तो आर्थो चक्र में क्या होता है दोस्तों, जागरूकता ना होने की वजह से लड़कियां लोग पैड्स बहुत कम यूज करती हैं। बहुत, अब तो फिलहाल काफी जागरूक हो चुकी हैं, नहीं बहुत से लोग गांव में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि लोग राख जो होती है, राख को कपड़े में भर के यूज करते हैं, या गंदा कपड़ा यूज करते हैं, या कपड़े जो कपड़ा यूज करते हैं बार बार उसी कपड़े को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि कैंसर होने की संभावनाएं भी होती हैं दोस्तों। तो इसके प्रति भी हमें जागरूकता होनी चाहिए। गर्भपात, गर्भपात मैंने बताया भ्रूण हत्या, लोग गर्भपात करवा डालते हैं जनन स्वास्थ्य के प्रति। भाई आप अगर गर्भपात आप करवाएंगे तो इससे जनन स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए गर्भपात नहीं, अगर आप गर्भ हो गया है तो आप फिर या तो जन्म लीजिए, गर्भपात के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, नहीं इससे क्या होगा, बड़ी समस्याएं आएंगी मादा के लिए। उसके बाद दोस्तों जनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियां, जब सरकार को लगा, हमारे समाज को लगा कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जनन स्वास्थ्य के प्रति कोई रुचि रखता ही नहीं है और जनन स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, तब WHO जैसी संस्थाएं ने क्या किया, जनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियां बनाना चालू कर दिया। दोस्तों भारत हमारा पहला देश है, विश्व का पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य पर सर्वप्रथम कानून बनाए, जनन स्वास्थ्य सर्वप्रथम योजनाएं लाई। वो देश पहला हमारा भारत है। 1951 में परिवार नियोजन को अपनाया गया दोस्तों, 1951 में परिवार नियोजन को अपनाया गया और यह अपनाने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना। परिवार नियोजन में दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाकर जनसंख्या को रोका जा सकता था, तो इसीलिए परिवार नियोजन को दोस्तों अपनाया गया और लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताया गया, जिसमें आपका नसबंदी आता है, जिसमें आप किसी प्रकार का प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं सेक्सुअल रिलेशन के समय, आप गर्भ निरोधक गोली मतलब खिला सकते हैं मादा को, या मादा खा सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बेरोजगारी को इसमें कम, परिवार नियोजन में बेरोजगारी भी आता है कि आप बेरोजगारी को अगर कम करते हैं तो ये भी परिवार नियोजन का उपाय है। भाई बेरोजगार अगर इंसान नहीं होगा तो घर में बैठेगा नहीं, तो घर में बैठेगा नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो परिवार नियोजन की सारी उपाय मैं आपके पूरा मैं बताऊंगा कि परिवार नियोजन में कौन कौन सी चीजें आती है। मैं आगे जनसंख्या विस्फोट जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें पूरा परिवार नियोजन आपको पूरा बताऊंगा। परिवार कल्याण योजना 1977 लाई गई और उसके बाद जनन स्वास्थ्य एवं बाल सेवा कार्यक्रम लाया गया, 1977 में ही लाया गया। ये भी कब लाया गया दोस्तों, 1977 में ही लाया गया दोस्तों, जिसमें 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। इसमें पहला पॉइंट जो है, इसमें बताई गई है कि कैसे हम जनन स्वास्थ्य और बाल सेवा के प्रति, या बालक या बालिकाओं के प्रति या शिशु के प्रति कैसे हम स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं, हम ऐसे कौन सी चीजें लेकर आए जिससे लोगों में जागरूकता फैले और जनन स्वास्थ्य के प्रति लोग रुचि रखें। तो दोस्तों उसके लिए श्रव्य कार्यक्रम लाए गए। श्रव्य कार्यक्रम का मतलब दोस्तों रेडियो जो पहले आते थे, कंधे में रेडियो आता था, उसको लोग रख लेते थे, एंटीना एच देते थे ऊपर करके, उससे नेटवर्क ऐसे घुमावत रहे, चारों तरफ नेटवर्क मिल जाए। तो ऐसी चीजें लाई गई ताकि और उनमें रेडियो के माध्यम से जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही, तो उसे कहा गया श्रव्य कार्यक्रम। दृश्य कार्यक्रम दोस्तों, दृश्य कार्यक्रम में क्या हुआ, फोटोज चला दी गई, वीडियो आपको दिखा दी गई, केवल रील चल रही है आपके सामने, या कहीं आप अस्पताल गए, या कहीं भी आप रोड पे गए, या कहीं भी आप किसी टीवी वगैरह में देखा तो एक रील चले करते, कोई पिक्चर चले दीजिए, रील चल रही, तो वो उसमें आपको जनन स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देते रहते थे। उसके बाद श्रव्य दृश्य दोनों, अब श्रव्य दृश्य दोनों आप जैसे जान सकते हैं, जिसमें आवाज भी आए
और हमें दिखाई भी। जैसे टीवी हो गया आपका, तो टीवी वगैरह में, मोबाइल हो गया जो एंड्रॉइड मोबाइल है, तो इनमें क्या है दोस्तों, इनमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसे माध्यम लाए गए, इससे जनन स्वास्थ्य के प्रति लोग रुचि रखें और जानकारी बढ़ती जाए उनकी। उसके बाद दोस्तों मुद्रित जानकारी। मुद्रित जानकारी का मतलब क्या है दोस्तों? मुद्रित जानकारी का मतलब है दोस्तों कि लोग पेपर पढ़ते थे तो पेपर में जनन स्वास्थ्य के प्रति लिख दिया गया। लोग पर्चे पंपलेट छपवा कर बंटवा देते थे ताकि लोगों तक वो पंपलेट के माध्यम से जानकारी पहुंच जाए। भाई पेपर 5-6 रुपए का आता है, कौन पढ़ेगा? पंपलेट घर घर तक पहुंचा दी गई, लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, बैठ के जानकारी हो रही है। ये चीजें भी अपनाई गई थी। उसके बाद दोस्तों प्रचार प्रसार करके, प्रचार प्रसार की जनन स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाए जाते थे। मैक लगा के जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ली जाती थी। कैंप लगाए जाते थे, डॉक्टर जाते थे, गांव गांव में पूरी टीम जाती थी, कैंप लगाती थी और लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते थे। तो ये कार्यक्रम चलाए गए थे दोस्तों जनन स्वास्थ्य एवं बाल सेवा कार्यक्रम 1977 के तहत। उसके बाद इसी का दूसरा कार्यक्रम चलाया गया, बाल एवं बालिका को जागरूक करना। बालक एवं बालिका को जागरूक करने के लिए क्या किया गया दोस्तों? इसमें बालक और माता को पोषित किया गया दोस्तों। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों कि लोगों को ये नहीं पता था कि जब लड़की जो होती थी, जो मादा होती थी, प्रेगनेंसी अगर उसको हो जाती है, उसके बाद उसे क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये सारी चीजें भी लोगों को जानकारी नहीं होती थी। इससे होता क्या था, मादा का जनन स्वास्थ्य खराब हो जाता था। तो दोस्तों इसके लिए बालक और माता दोनों के पोषण की व्यवस्था की जाती थी। इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया कि जो बच्चा होता था, शिशु होता था, उसे समय समय पर टीकाकरण दिया जाए दोस्तों। उन टीका में आप देख सकते हैं MMR, BCG, OPV और हेपेटाइटिस टीका। देखिए दोस्तों, मैं चाहता मैं फुल फॉर्म लिख देता, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि MMR, BCG, OPV इनका फुल फॉर्म आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और आप लोग लापरवाही करते हैं कि आप लोग कमेंट करके कोई चीज बताते नहीं हैं, तो आप कमेंट करके इन चीजों को जरूर बताएं। इससे आपको भी नॉलेज बढ़ेगा और आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो कमेंट करके दोस्तों आप ये बताएं, मैं कमेंट में देखूंगा और मैं देखूंगा कि आपने सही बताया है या गलत। तो आप कमेंट करके इनका आंसर जरूर देंगे कि MMR का फुल फॉर्म क्या है, BCG का फुल फॉर्म क्या है और OPV का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद दोस्तों संक्रामक रोगों की जानकारी देना। जो ऐसे बहुत सारे रोग होते थे जो जनन स्वास्थ्य के प्रति होते थे, तो जनन स्वास्थ्य अगर आपका मतलब खराब हो गया, अगर आपको उसके प्रति जानकारी नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे भयंकर या संक्रामक रोग हो सकते थे जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती थी, मादाओं की जान तक चली जाती थी और बहुत सारी समस्याओं को उठाना पड़ता था मादाओं को। तो दोस्तों इसमें पहला आता है एड्स रोग। एड्स एक संक्रामक बीमारी है, तो छूने से तो नहीं फैलती है, लेकिन असुरक्षित यौन संबंध से जरूर फैलती है दोस्तों। तो एड्स रोग HIV वायरस से होता है, जो असुरक्षित यौन संबंध से होता है। अगर सेक्सुअल रिलेशन के समय आप किसी प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो आप अगर कोई भी संक्रमित है और आप उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो आप एड्स रोग के पीड़ित हो जाएंगे। तो खतरनाक रोग होता है दोस्तों, अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन तैयार नहीं की, पूर्णतया ऑथेंटिक नहीं तैयार की गई है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे इलाज बताए गए, लेकिन ऑथेंटिक अभी भी कोई इसकी वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। पोलियो रोग दोस्तों, पोलियो का दोस्तों जो ये एक ऐसे होता है जो बच्चे, छोटे बच्चे, जो माताएं होती हैं जो लापरवाही कर जाती हैं, छोटे बच्चे जो पॉटी करते हैं, उन्हीं पॉटी में ये पाया जाता है वायरस, और इसी वजह से ये रोग होता है पोलियो रोग। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इन सब चीजों को, कभी भी जब बच्चा पॉटी करे उस समय उसको तुरंत साफ करें, लापरवाही ना करें, नहीं वो पोलियो रोग से पीड़ित हो जाएगा। उसके बाद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है दोस्तों, लीवर की बीमारी है, लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है इससे, इसीलिए हेपेटाइटिस का टीका भी बच्चों को लगाया जाता है। उसके बाद UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारा यूरिन सिस्टम होता है दोस्तों, वो हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है जनन स्वास्थ्य, क्योंकि जनन अंग उसी से रिलेटेड है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, यहाँ तक कि इसमें जान तक चली जाती है और किडनी, लीवर सब खराब हो जाता है अगर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। तो शुरुआत हमारे जननांगों से ही होती है दोस्तों। ल्यूकोरिया दोस्तों एक ऐसा होता है जब स्त्रियां पोषित नहीं होती, कुपोषित होती हैं, या वो सही से खान पान उनका ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको ल्यूकेरिया नामक रोग हो जाता है। या लेडीज कुपोषित, ये अधिकतर जो समस्या देखी जाती है, अधिकतर समस्या में बात कर रहा हूँ, अधिकतर समस्या ये देखी जाती है जब माँ एक प्रेगनेंसी को धारण करती है और प्रेग्नेंट
होने के बाद या उसकी डिलीवरी होने के बाद उसका शरीर काफी कमजोर हो जाता है, तब ऐसी समस्या उसके शरीर में देखने को मिलती है। ऐसी चीजों में होता क्या है, उसके शरीर से एक चिपचिपा सफेद पदार्थ निकलता है। इसकी वजह से उसका शरीर पूर्णतः धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होता चला जाता है। इसलिए अगर आप जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हमने जनन स्वास्थ्य पे अच्छे से बात कर ली है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है जनसंख्या विस्फोट है। और जनसंख्या विस्फोट को हम कैसे रोकें, परिवार नियोजन के कौन कौन से उपाय हैं, इन सभी बातों पे अब आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप आंसर भी दें।